हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का राजनीति विज्ञान और उसका दूसरा अध्याय, उसका नाम है संघवाद। संघवाद को पिछले दो कंटेंट में हम लोगों ने पढ़ते हुए ये देखा कि विश्व की संघवादी व्यवस्थाएं कैसे संचालित होती हैं, और उसके बाद हमने देखा पिछले कंटेंट में कि भारत में संघवाद कैसे चलता है। भारतीय संघवाद या भारतीय संघीय शासन व्यवस्था को समझने के दौरान हमने ये देखा कि भारत में दो स्तर की सरकारें हैं, ऊपर केंद्र सरकार और नीचे राज्य सरकार। दोनों सरकारों का सबसे प्रमुख लक्ष्य यह है कि क्षेत्रीय विविधताओं को सम्मान देना, उनका आदर करना और राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान को बरकरार रखना, और भारत देश इसमें बखूबी रूप से सफल भी है। लेकिन कभी आपने सोचा है क्या कि भारत देश की राजधानी दिल्ली से यहाँ पर, जैसे मैं नरसिंहपुर में हूँ, नरसिंहपुर से दिल्ली की दूरी कितनी होगी? अब यदि मैं हर काम के लिए दिल्ली जाऊं तो गड़बड़ी होगी। इसीलिए दूसरे स्तर की सरकार जिसकी राजधानी बनाई गई भोपाल। लेकिन अभी भी मेरे लिए छोटे छोटे कामों के लिए भोपाल जाना संभव नहीं है। जैसे जहां मैं रहता हूं, मेरे को उस कॉलोनी की नाली सफाई करवाना है, वहां के आसपास की सफाई व्यवस्था करना है, वहां पर मेरे को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करना है। तो इन छोटे छोटे कामों के लिए या इन बड़े बड़े कामों के लिए मैं बार बार भोपाल जाऊं तो मेरे लिए समय और पैसा दोनों खर्च होगा। ऐसी स्थिति में भारत जैसे विशाल देश में केवल दो स्तर की सरकारें होना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए एक तीसरे स्तर की भी कल्पना की गई है। आज हम उसी के अंतर्गत देखेंगे कि भारत में केंद्रीय सरकार, मतलब केंद्र को विकेंद्रित करते हुए दूसरे स्तर की सरकार बनाई गई थी। फिर इसके बाद में केंद्र और राज्य सरकारों दोनों से थोड़े थोड़े अधिकार लेकर के एक नई व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन बनाया गया। जी हाँ, इसी को कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। आज हम इसी को देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 10 और इसके अंतर्गत आज हमारा ये तीसरा कंटेंट है और अध्याय का नाम है संघवाद। हमने भाग 1 में संघवाद क्या है देख चुके हैं। भाग 2 के अंतर्गत भारत में संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, इसके अंतर्गत हमने ये पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 ये तीनों देख चुके हैं। हाँ, भारत की भाषाई विविधता को लेकर के एक शॉर्ट वीडियो आपके सामने मैं नेक्स्ट लेके आऊँगा, ये रह गया है टॉपिक। अब हम बात करेंगे आज दूसरे अध्याय के बाद भाग 3 की, और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारत में विकेंद्रीकरण और ब्राजील का एक प्रयोग। एक्चुअल में यह पाठ सत्र 2021-22 के लिए आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन फिर भी इसलिए हमने इस अध्याय को डाला है कि मान लो आगे कुछ अध्यायों में इसका रेफरेंस मिलता है। जैसे कि हम जो ये अध्याय संघवाद पढ़ रहे हैं, ये जो संघवाद अध्याय है ये भी क्या है, पिछले अध्याय में जिसका नाम था सत्ता की साझेदारी, उसका जो हटाया गया कंटेंट था सत्ता की साझेदारी के रूप, जिसमें दूसरा रूप था, क्षैतिज रूप भी हटा दिया है, ऊर्ध्वाधर रूप भी हटा दिया है। लेकिन जब तक हम उस क्षैतिज रूप और ऊर्ध्वाधर रूप को नहीं जानेंगे तब तक ये संघवाद को पढ़ना हमारे लिए संभव ही नहीं है। तो इसीलिए हमको भले ही इस टॉपिक को हटा दिया गया है इस सेशन के लिए, लेकिन फिर भी एक फौरी तौर पर आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम भारत में विकेंद्रीकरण। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दुनिया का नक्शा आपके सामने है। यहाँ पर अच्छा, यदि आपसे बोलें कि भारत कहाँ है तो आप बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा है ये है हमारा भारत, और यूरोपीय देश कहाँ पर हैं? यूरोपीय देश यहाँ पर स्थित हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, जिसमें सभी देशों के ध्वज यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत के सारे 28 राज्य यहाँ पर दिख रहे हैं, और ये यूरोपीय देश भी हमको यहाँ पर दिख रहे हैं। इसको हम इस तरह से देखते हैं, ये देखिए इनके नाम भी दिख रहे हैं। अब इन यूरोपीय देशों की तुलना हम भारतीय देशों से मान लो करते हैं, भारतीय प्रदेशों से करते हैं। तो आप देखिए कि जैसा कि मैंने बताया कि भारत जैसे विशाल देश में दो स्तर की सरकारें चलाना यानी जनता को उनके अधिकारों से वंचित रखना है। यहाँ पर हम देखते हैं ये उत्तर प्रदेश दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये यूपी, और यूपी जो है जनसंख्या के हिसाब से ये रूस के बराबर पड़ता है। जबकि हम किसी दूसरे राज्य महाराष्ट्र की बात करें, ये हमको यहाँ पर दिख रहा है, ये महाराष्ट्र है यहाँ पर।
ये महाराष्ट्र इस जर्मनी के बराबर जनसंख्या रखता है। तो ऐसी स्थिति में भारत जो देश है उसके अंदर अनेक यूरोपीय देश समा जाएं, इतना बड़ा विशाल देश है भारत। और ना केवल भारत देश, बल्कि अगर हम यूपी ही की बात करें, एमपी की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो इन राज्यों के अंदर भी इतनी विविधताएं हैं, इन विविधताओं का सम्मान करना भी जरूरी है। जैसे केंद्र सरकार ने प्रांतीय विविधताओं का सम्मान करते हुए राज्य सरकारें बनाई, इसी तरह से राज्यों के अंदर भी जो विविधताएं हैं उनका भी सम्मान करना जरूरी है। इस प्रकार राज्यों में भी सत्ता को बांटने की जरूरत है। अर्थात भारत में संघीय शासन व्यवस्था जो कि अभी 2 स्तर पर है, केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार। अब इसमें हमको तीसरे स्तर की भी जरूरत महसूस हो रही है, और ये जरूरत महसूस हुई और हमने तीसरा स्तर लिया स्थानीय स्वशासन का। तो इस प्रकार भारत की संघीय व्यवस्था जो हमने केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार के रूप में 2 स्तरों वाली देखी थी, उसका तीसरा स्तर स्थानीय स्वशासन के रूप में हमारे सामने आया। अब स्थानीय स्वशासन में क्या किया गया था कि यहाँ पर जो भारत का संविधान है उसके अंतर्गत हमको मालूम है केंद्र सरकार को भी शक्तियां प्राप्त हैं और राज्य सरकारों को भी शक्तियां प्राप्त हैं। दोनों ही सरकारों को संविधान के द्वारा शक्ति प्राप्त है, और संविधान ने ही इन दोनों की शक्तियों को थोड़ा थोड़ा लेकर के एक नई व्यवस्था बना दी, स्थानीय स्वशासन। और इस प्रकार ये पूरी व्यवस्था कहलाई सत्ता का विकेंद्रीकरण। आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गया होगा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन तीनों में सत्ता के बंटवारे को हम कहते हैं भारत देश में सत्ता का विकेंद्रीकरण। अब हम आगे बढ़ते हैं कि विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में ही स्वीकार की गई थी। इसमें स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत 2 तरह के निकाय होते हैं, एक नगरीय निकाय और एक ग्रामीण निकाय। नगरीय निकाय के अंतर्गत नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत होती है, जबकि ग्रामीण निकाय के अंतर्गत जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत आती हैं। अब ये सारी व्यवस्था कब की गई? तो भारत में विकेंद्रीकरण की जो असलियत है, जो वास्तविक विकेंद्रीकरण सत्ता का, उसको उतारने के लिए सन 1992 में एक बड़ा स्टेप उठाया गया। स्थानीय स्वशासन के लिए भारत के संविधान में संशोधन किया गया, और संशोधन करके स्थानीय निकायों को, अर्थात तीसरे स्तर के निकायों को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया, उनका पूरा सम्मान किया गया, उनको प्रभावी बनाया गया। और उनको प्रभावी बनाने के लिए उनमें संविधान में जो संशोधन हुआ था उसमें कुछ नए प्रावधान डाले गए। वो प्रावधान कौन कौन से थे, चलो हम उनको देखते हैं। इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि स्थानीय स्वशासन व्यवस्था में पहली व्यवस्था जो लेकर आए थे वह ये था कि नियमित चुनाव कराना अब संवैधानिक बाध्यता होगी। पहले गाँव में क्या होता था, लोग मिलकर ये बोलते थे कि हाँ फलाना भैया गाँव प्रधान बन जाओ, बात खत्म। और कई बार ये होता था गांव में, हम देखते हैं कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल एक ही व्यक्ति या एक ही परिवार या एक ही वर्ग के लोग गांव के प्रधानी लिए बैठे हैं। अब क्या हो गया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत जब सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ तो ये कहा गया कि नहीं, अब हर 5 वर्ष में पंचायतों के लिए या नगरीय निकायों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। और चुनाव कराए जाएंगे तो इसमें सभी वर्गों के जो अलग अलग वर्ग होते हैं, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, मतलब जो भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो वर्ग पिछड़े हुए हैं, उन वर्गों को भी समाज में राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए उसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और इस तरह से इस आरक्षण व्यवस्था के माध्यम से ये जो पिछड़ा वर्ग था सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, उसको सत्ता में साझेदारी प्रदान की गई। अब इसमें एक वर्ग यानी भारत की आधी आबादी जिसकी कोई बात नहीं करता था, उसने अपनी आवाज़ उठाई और उसके लिए भी 1/3 सीटें सुरक्षित की गई। मतलब भारत के स्थानीय निकायों में मध्य प्रदेश में विशेषकर हम देखते हैं कि 1/3 सीट महिलाओं के लिए सुरक्षित की गई है। यानी यदि 100 सीटों पर चुनाव होना है तो उसमें से लगभग 33 सीट महिलाओं के लिए सुरक्षित की गई है। अब ये चुनाव कराने के लिए एक नई संस्था का गठन किया गया जिसका नाम है राज्य चुनाव आयोग। निर्वाचन का सारा काम पंचायती स्तर पर राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता था।
अब महत्वपूर्ण चीज़ कि स्थानीय निकायों में आपने पंचायतें बना दी या आपने नगरीय निकाय बना दिए, लेकिन जैसा कि हमने देखा था कि चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, ये अपने अपने जीएसटी में से अपना अपना हिस्सा चुन लेती थी। अब इन निकायों को भी तो पैसा देना जरूरी है, तो इसके लिए संविधान में ये प्रावधान किया गया कि राज्य सरकारें अपने अपने हिस्सेदारी में से राजस्व का भुगतान इन निकायों को करेंगे। हालांकि सत्ता में भागीदारी की जो प्रकृति है वह मध्य प्रदेश में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, अलग अलग अपने स्थानीय विविधताओं के आधार पर यहाँ पर स्थानीय स्वशासन संचालित किए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात अंत में, यदि स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत किसी भी तरह का कोई संवैधानिक विवाद उठता है निर्वाचन की दृष्टि से या आरक्षण की दृष्टि से, तो उसका निपटारा भी न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे देखते हैं कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था है वह एक जैसी नहीं रखी गई है। हम पहले भी देख चुके हैं कि स्थानीय स्वशासन की दोनों स्तरों पर तीन प्रकार की संस्थाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, जबकि नगरीय क्षेत्र में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम होते हैं। अब क्या होता है, यदि ग्राम पंचायत गठन की बात आ जाए और यदि कोई गांव छोटा है तो छोटे छोटे 2 गांवों को मिलाकर के हम क्या करते हैं, एक ग्राम पंचायत बना लेते हैं। मतलब संवैधानिक व्यवस्था ऐसी है कि जहां पर कम जनसंख्या वाले गांव हैं, वहां पर 2 गांवों को मिलाकर एक पंचायत बना दी, और ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी अपने गांव का प्रबंधन स्वयं करते हैं। और इस तरह से गांव के लिए जो बनाई गई यह व्यवस्था है, यह व्यवस्था कहलाती है पंचायती राज व्यवस्था। तो कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि गांवों के लिए जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था बनाई गई है वह क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है पंचायती राज व्यवस्था। और इनका सिस्टम काम कैसे करता है, चलो उसको देखते हैं हम कि उनका सिस्टम जो है वो ऐसे काम करता है। ग्रामों के लिए हमने बताया कि ग्राम पंचायतें होती हैं जो कि ग्राम सभा के माध्यम से काम करती हैं। प्रत्येक विकास खंड के लिए एक जनपद पंचायत होती है और प्रत्येक जिले के लिए एक जिला पंचायत होती है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। इस प्रकार पंचायतों के 3 स्तर हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई होती है और इसमें ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा सीधे निर्वाचित होते हैं। मतलब वह पब्लिक जो 18 साल से ऊपर है वह वोट देकर अपने मताधिकार का प्रयोग करके पंच और सरपंच का चुनाव करती है। अब पंचों का चुनाव कैसे होता है, एक ग्राम पंचायत जो है कम से कम 10 वार्डों में विभाजित होती है। जैसे मान लो ये पूरा गांव है तो एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया, ऐसे पूरे गांव को हमने 10 भागों में बांट दिया। तो वे जो 10 भाग होते हैं वे कहलाते हैं वार्ड, और प्रत्येक वार्ड से मतदाता एक व्यक्ति को चुनते हैं, वह व्यक्ति कहलाता है पंच। और इस तरह से गठित होती है ग्राम पंचायत। इसके बाद बात आती है कि ग्राम पंचायत को संचालित कैसे किया जाए। तो ग्राम पंचायत को संचालन करने के लिए एक ग्राम सभा होती है प्रत्येक गांव में, और इस सभा के जो सदस्य होते हैं वे सभी मतदाता होते हैं, और इसकी बैठक साल में कम से कम 2 बार होना चाहिए। इस बैठक की अध्यक्षता गांव का सरपंच करता है। इसके बाद बात आती है जनपद पंचायत की। तो क्या होता है कि प्रत्येक जिला जो होता है वह जिला अनेक विकास खंडों में विभाजित होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश का एक जिला है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर जिले को हमने 6 विकास खंडों में विभाजित किया है। मतलब प्रशासनिक दृष्टि से संवैधानिक रूप से 6 विकास खंडों में विभाजित किया है, और यही 6 विकास खंड जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र भी होते हैं। अब इसमें प्रत्येक विकास खंड मतलब प्रत्येक जनपद पंचायत अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित हो जाती है। यानी ये जो आ गए नंबर्स ये अलग अलग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये मतलब 10 से 15 तक के वार्ड हो सकते हैं। यानी एक जनपद पंचायत में 15 से 20-25 तक के भी सदस्य चुने जा सकते हैं, उनको बोलते हैं जनपद सदस्य। प्रत्येक क्षेत्र की जनसंख्या इसके लिए लगभग 5000 होती है, जिसमें जैसा कि मैंने बताया कि 20 से 25 सदस्य हो सकते हैं, और इन क्षेत्रों में से जो सदस्य निर्वाचित होता है वह कहलाता है जनपद का सदस्य, और ये जनपद सदस्य आपस में मिलकर चुनते हैं फिर जनपद के अध्यक्ष को। ये हो गई जनपद की व्यवस्था। इसके बाद आती है जिला पंचायत। मध्य प्रदेश में जितने भी 53 जिले हैं, इन सारे 53 जिलों को जिला पंचायतों में विभाजित किया गया है। मतलब ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की जो सबसे शीर्ष इकाई है, सबसे बड़ी इकाई है, वह होती है जिला पंचायत।
और यह जिला स्तर का ऐसा स्थानीय निकाय है जो जिले की विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के निष्पादन में पर्यवेक्षक की भूमिका निभाता है। ध्यान रखें, ये क्या करता है, ये सुपरविजन का काम करता है जिला पंचायत। इसके लिए क्या होता है, लगभग 50,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होता है और प्रत्येक सदस्य जिला पंचायत सदस्य कहलाता है और इस तरह से कम 10 और अधिक से अधिक 35 सदस्य इसमें हो सकते हैं। इनके जो सदस्य होते हैं, जिला पंचायत को जो गठन होता है उसमें इस तरह से होता है कि जिला पंचायत के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनसे जो चुनकर आते हैं सदस्य वे कहलाते हैं जिला पंचायत सदस्य। इसके अलावा जिला सहकारी बैंक, जिला सहकारी तथा विकास बैंक का जो अध्यक्ष होता है वह भी जिला पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है। लोकसभा सदस्य जो उस जिले का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे उदाहरण नरसिंहपुर जिले का अगर हम दे रहे हैं तो नरसिंहपुर जिले के जो लोकसभा सदस्य हैं वे नरसिंहपुर और होशंगाबाद 2 जिलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था है कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक लोकसभा सदस्य होगा। तो नरसिंहपुर और होशंगाबाद मिलाकर ये जनसंख्या पूरी होती है। तो नरसिंहपुर जिला पंचायत के जो सदस्य हैं वह लोकसभा सदस्य सांसद महोदय भी होते हैं। वहाँ के निर्वाचित राज्यसभा सदस्य जो होते हैं वे भी जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। इसके अलावा उस जिले के निर्वाचित सभी विधानसभा सदस्य, मतलब जितने भी विधायक हैं, वे भी जिला पंचायत के सदस्य कहलाते हैं। इसी प्रकार शहरी निकाय भी होते हैं, ये अपने आप में ऑटोनोमस बॉडी होते हैं जो नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम कहलाते हैं। इनकी भी गठन जनसंख्या के हिसाब से किया जाता है और इनको हम विस्तार से समझना चाहते हैं तो चलिए हम इसको आगे देखते हैं। सबसे पहले नगर पंचायत, जो क्षेत्र अभी अभी ग्रामीण थे और ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में बदल रहे हैं, नगरीय क्षेत्रों में तब्दील हो रहे हैं, वहाँ पर गांव और शहर का मिला जुला एहसास होता है, आबादी बहुत अधिक नहीं होती है, ये कहलाते हैं नगर पंचायत। नगर पालिका, प्रत्येक छोटे शहरों में नगर पालिका होती है और यह अलग अलग वार्डों में बटा होता है। प्रत्येक वार्ड का एक प्रत्याशी होता है जो जनता द्वारा चुना जाता है, जिसको हम पार्षद कहते हैं। यह शहरों के नज़दीक कस्बा तरह की बस्ती होती है। जबकि हम अगर आगे के हिस्से की बात करें नगर निगम की, तो स्थानीय स्वशासन की वह इकाई जो बड़े शहरों के रूप में सामने आती है वह कहलाती है नगर निगम। जैसे मध्य प्रदेश के संदर्भ में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा, सागर इत्यादि बड़े शहर हैं जहां पर नगर निगम कार्य करता है। तो इस प्रकार स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ग्रामीण निकाय और नगरीय निकायों की व्यवस्थाओं को आप लोगों ने समझ लिया। अच्छा, पूरे भारत देश में अगर हम कल्पना करें या डाटा निकालें कि कितने वार्ड मेंबर होंगे, कितने जनपद सदस्य होंगे, कितना जिला पंचायत सदस्य होंगे, कितने पार्षद होंगे, यदि इन सभी की संख्या हम काउंट करते हैं तो ये संख्या छोटी मोटी नहीं आती। ये संख्या भी लगभग 36-37 लाख के आसपास आती है ना, 40 लाख के आसपास आती है अभी की स्थिति में। अर्थात यह एक छोटे मोटे देश के बराबर तो हमारे यहाँ प्रतिनिधि ही उपस्थित होते हैं या चुने जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत देश में जो लोकतंत्र है वह बहुत गहरे तक और जन समुदाय के बीच में बहुत तरीके से बेधा हुआ है। लोकतंत्र को इस तरह से लोकव्यापीकृत करना या सत्ता का इस तरह से विकेंद्रीकृत करना, ये भारत की एक विशेषता है। इसके बावजूद भी हमको ये देखने में आता है कि जिस तरह से स्थानीय स्वशासन इकाइयों का क्रियान्वयन होना था या महात्मा गांधी के सपनों के आधार पर जिस तरह से देश की में पंचायती राज व्यवस्था को संचालित होना था वैसा नहीं हो पा रहा है। इसके लिए अभी भी हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे लोकतंत्र को संचालित करने वाले ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को अभी भी शिक्षण और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। और यदि हम शिक्षण और प्रशिक्षण हासिल कर लेते हैं, मतदाताओं को भी अभी बहुत ज़्यादा शिक्षित और प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है ताकि 18 वर्ष से अधिक के जो मतदाता हैं वह अपने ग्राम के, अपने शहर के, अपने वार्ड के विकास के लिए आगे आकर काम करें और इसके लिए उनको शिक्षित और प्रशिक्षित होना पड़ेगा। ऐसा ही एक प्रयोग ब्राज़ील देश में किया गया था, जो दक्षिण अमेरिकी देश है ब्राज़ील। वहाँ पर एक ऐसा प्रयोग किया गया था जिसमें आम जनता, चुने हुए प्रतिनिधियों के अलावा आम जनता भी अपने वार्ड के या अपने क्षेत्र के विकास के लिए किस तरह से कार्य कर सकती है वह दिखाया गया। चलिए हम देखते हैं ब्राज़ील का एक प्रयोग। ब्राज़ील का एक प्रयोग यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इस ग्लोब में, जो कि दक्षिण अमेरिका
महाद्वीप है उसका एक देश है ब्राज़ील। यहाँ पर हम इसको ब्राज़ील को थोड़ा इनलार्ज करते हैं। ये ब्राज़ील का एक शहर है पोर्तो एलेग्रे। यहाँ पर इसने सत्ता के विकेंद्रीकरण और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी वाले लोकतंत्र के मेल का एक विलक्षण प्रयोग किया। यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि इस शहर की जो नगर परिषद थी वो तो ऑलरेडी बनी हुई थी, उस नगर परिषद के पैरेलल बराबरी से एक सिविल सोसाइटी खड़ी कर दी, मतलब एक समानांतर संगठन तैयार किया गया। इस संगठन को ये बोला गया कि आप अपने शहर के बारे में वास्तविक फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इस शहर के लगभग 3 लाख लोग एक साथ बैठते और अपने शहर के बजट को तैयार करने में भागीदारी देते। शहर को अनेक उपक्षेत्रों में बांटा गया, ठीक वैसे ही जैसे हमारे क्षेत्र को हम अलग अलग वार्डों में बांट देते हैं, ऐसे ही पोर्तो एलेग्रे नाम के जो शहर था उसको कई वार्डों में बांट दिया गया और इसके बाद हर वार्ड की अपनी अपनी बैठक होती। इस बैठक का जो स्वरूप ऐसा था जैसे हमारे ग्रामों में ग्राम सभा का होता है। तो उस बैठक में उसी इलाके के नागरिक भाग ले सकते थे और फिर कुछ बैठकें ऐसी होती थीं जो इलाकों के अलावा पूरे शहर के मुद्दों पर होती थी, तो उसमें पूरे शहर का कोई भी नागरिक भाग ले सकता था। मतलब 2 तरह की बैठकें, एक अपने वार्ड को बेटर करने के लिए, बेहतर करने के लिए, और एक पूरे शहर की बेहतरी के लिए। इस बैठक में शहर के बजट पर चर्चा होती और सारी चीज़ों पर प्रस्ताव तैयार होता और इन प्रस्तावों को फिर कहाँ भेजा जाता, यहाँ से बनाकर नगर पालिका परिषद के पास में पेश किया जाता और नगर पालिका परिषद फिर अंतिम निर्णय लेकर यहाँ पर उसको जारी करती कि हाँ आपके ये काम हम करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार ब्राज़ील जैसे विकासशील देश में भी लोगों ने अपनी भागीदारी दी। एक एक उपक्षेत्र मतलब वार्ड में लगभग 20,000 लोग इकट्ठे होते, अपनी बात रखते और इससे ये बात निकल कर आई कि किसी भी तरह से कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो या कोई धनी अमीर पैसे वाला हो, वह व्यक्ति सरकारी पैसे का उपयोग स्वतंत्र रूप से केवल अपने घर के आसपास में खर्च नहीं कर सकता था। अब किसी भी तरह से किसी गरीब की झुग्गी झोपड़ी अगर हटाने की बात होगी तो वह उसमें भी पूरे वार्ड के लोगों का, पूरे शहर के लोगों की सहमति होगी, इसके बाद ही हटाया जा सकता था। इस प्रकार की व्यवस्था से ये बात तय हो गई थी कि पोर्तो एलेग्रे शहर में जितना भी विकास कार्य होगा या किसी चीज़ को हटाना है, किसी चीज़ को जोड़ना है, उसमें पूरी तरह से जनता की भागीदारी होगी। हालांकि हमारे देश के अंतर्गत केरल में भी इस तरह की सभाओं को तैयार करके उसका प्रयोग किया गया था। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम बात करें तो जो ग्राम सभाएं हैं वे लगभग इसी पर आधारित हैं, बशर्ते ग्राम सभा में लोग जागरूक होकर बैठें, शिक्षित और प्रशिक्षित होकर बैठें। इस प्रकार आज के इस कंटेंट में आप लोगों ने भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण देख लिया और साथ में ब्राज़ील का एक प्रयोग भी देख लिया। यानी अगर हमको हमारे देश को बेहतर बनाना है, हमारे प्रदेश को बेहतर बनाना है, हमारे गांव को बेहतर बनाना है, हमारे घर में जहां हम रहते हैं उसकी कॉलोनी को बेहतर बनाना है, तो आपको एक अच्छा जागरूक, शिक्षित, प्रशिक्षित मतदाता बनना होगा। साथ में आपको एक अच्छा जनप्रतिनिधि बनने के लिए भी तैयार रहना होगा। तो चलिए आज के इस कंटेंट में इतना ही। आगे किसी नए कंटेंट के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।